चलो दोस्तों, अब जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 5 जो है देखने जा रहे हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन डिटेल। अब एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन डिटेल को समझने से पहले हमें इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि क्या हुआ था कि स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था फ्रॉम द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। ये बनाई गई थी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट बनाई गई थी 1951 में, और इसमें कहा गया था कि हर स्टेट में जो है एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो लोगों को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके यदि वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एमपी में जो है एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन हुआ इन द ईयर 1955, और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन इंदौर। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन was established on 30th June 1955 in the state. Its headquarter is situated in इंदौर। इंदौर में हेडक्वार्टर है और एस्टेब्लिश कब हुआ है? 30th June 1955। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इन द ईयर दिसंबर 2022, यानी पिछले साल जब ये एग्जाम हुई थी उसमें एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये आया था, एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, और एमपी के जो है 4 सिटीज का नाम दे दिया था, जबलपुर, इंदौर, ऐसा करके 4 का नाम दे दिया था। तो यदि हमें पता रहेगा एक्यूरेटली तो हम टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब इनके फंक्शंस देखें, फंक्शंस ऑफ एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या जो है इसके फंक्शन है। तो ऑब्वियसली मेन उद्देश्य जो है इनका फाइनेंशियली असिस्टेंस देना ऐसे लोगों को जिनको जो है फाइनेंस की जरूरत है अपना कुछ वेंचर चालू करने में, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं लोग, उनको एक्चुअली मेन इनका असिस्टेंस जो है वुमेन्स को जो है लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, ऐसा आता है। तो लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यदि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और उसमें जो है आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कोई लोन चाहिए या किसी तरीके की हेल्प चाहिए, तो दे विल हेल्प यू। फिर असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे लोग जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री या गृह उद्योग जो है उनको जो है मदद करना इनका काम होता है। प्रोवाइड लोन्स टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स ऑन रिलैक्स्ड नॉर्म, कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करवाना, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये मदद करते हैं, है ना। फिर प्रोवाइड पेमेंट गारंटी टू मशीन सप्लायर्स, पेमेंट गारंटी यानी यदि कोई कुछ टेक्नोलॉजी खरीद रहा है या कोई मशीनरी इक्विपमेंट खरीद रहा है, अब एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर को तो किसी को जो है एज अ लोन पे तो मशीनरी मिल नहीं जाएगी, तो उनके बिहाफ पे जो है उनकी गारंटी लेना जो है ये काम भी कौन करता है? एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमपीएसएफसी। ठीक है, अब आगे देखें, यदि हम टू मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, इनका एक और काम ये होता है कि ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स जो प्राइवेट कंपनी के होते हैं। टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो टेक सेवी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो उनको मदद करते हैं। देन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स, तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड यानी एक तरीके का कमीशन बेस्ड बिजनेस रिगार्डिंग द शेयर्स डिबेंचर्स, उस पे वो कमीशन लेते हैं यदि किसी कंपनी का शेयर्स वो बिकवा देंगे, है ना, इस तरीके का काम, तो ये अंडरराइटिंग का काम भी करते हैं। तो एमपी स्टेट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द न्यू एंटरप्रेन्योर, लोन प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, गारंटी के बिहाफ पे काम करना, है ना, ये जो है फंक्शंस हैं एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स बाय एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये लोन तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसका क्या प्रोसीजर होता है, लेट अस सी। बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन, इसका बेसिस क्या रहता है? इनका बेसिस रहता है कि बिजनेस जो है या तो मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए, ओके, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर प्रिजर्वेटिव्स में डील होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव्स आइटम्स किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं? प्रिजर्वेटिव जैसे सॉसेस हो गए, वेरियस टाइप्स, पिकल्स हो गई, अचार हो गए, तो इस टाइप का बिजनेस है तो ये आपको हेल्प करेंगे। मिनरल्स
ऑयल्स से रिलेटेड जो है यदि आप कोई डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, देन होटल्स की यदि हम बात करें तो जो है उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा यदि हम देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से रिलेटेड यदि कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो है ये आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए यदि स्मॉलर स्केल पे कोई इंडस्ट्रीज डेवलप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन चाहिए तो ये आपको मदद करेंगे। फिर अदर स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए चलाई जाती हैं जिससे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके। जैसे कि एक उनकी स्कीम होती है नेशन इक्विटी लोन। ओके, नेशन इक्विटी लोन, अब ये क्या करती है, ये मदद करती है एसटी एससी के लोगों को जो है फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, यदि वो अपना कुछ बिजनेस जो है स्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर यदि हम आगे बढ़े तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो है वो कितना दे सकते हैं, तो दे कैन गिव अ लोन अप टू 1.5 करोड़ तक का लोन जो है आपको दे सकती है। आपको छोटे लेवल का बिजनेस करना है, दे विल हेल्प यू, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक का लोन जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस किस रूप में जो है, तो ये आपको फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए जो है अमाउंट देती है, वर्किंग कैपिटल के लिए जो है ये आपको पैसा नहीं देती है। यानी फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। प्लांट्स खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए जो है आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वहीं वर्किंग कैपिटल स्टॉक वगैरह खरीदने के लिए जो है ये आपको पैसे नहीं देते। किसी किसी केस में वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे दिया जाता है जिसकी टाइम लिमिट जो है 6 मंथ्स रहती है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यस। वहीं मार्जिनल मनी की बात करें तो मार्जिनल मनी का मतलब ये होता है कि उस लोन तो दे रहे हैं तो फ्री में तो दे नहीं देंगे, है ना। तो एक तरीके का मार्जिनल मनी का मतलब होता है डाउन पेमेंट। ये किस डाउन पेमेंट पे जो है आपको लोन देंगे, तो ये लगभग 25 to 40% ऑफ लोन अमाउंट पे जो है मार्जिनल मनी जो है ये रिकवर करते हैं। तो ये इनका प्रोसीजर है। एमपी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका गठन जो है 1955 में हुआ था, है ना, जून में। और दूसरा इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। इसका ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें या इसके काम की बात करें तो इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वेरिड इंडस्ट्रीज, या इट प्रोवाइड लोन्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज, है ना। फिर इसकी प्रोसेस पे हमने देखा कि बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन, तो अलग अलग फील्ड्स के लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम लोन जो है 1.5 करोड़ तक आपको मिलेगा। कंपोनेंट फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए आपको लोन दिया जाता है, वर्किंग के लिए नहीं दिया जाता है। और मार्जिनल मनी ये कितने कलेक्ट करते हैं, 20 to 40%, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एमपी इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एमपी में गठन किया गया है, इसका क्या रोल है। जैसे कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए जो है बनाया गया है कि ऐसी महिलाएं जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उनको हेल्प की जाए। यदि फाइनेंस में उनको मदद चाहिए तो फाइनेंशियली उनकी मदद की जाए। यदि बिजनेस में उनको इशू आ रहा है रिलेटिंग टू एसेट्स या परचेज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें भी, तो उनको मदद की जाए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि इसका नाम है वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हिंदी नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वुमेन एमपी वुमेन आर्थिक विकास निगम भी इसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन आता है हिंदी में या इंग्लिश टर्म यूज किया जाता है तो वी हैव टू राइट द सेम आंसर। लेट अस सी वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट is focusing on social upliftment of women in society and developing entrepreneurship in women through various programs and schemes. Okay, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में कि अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके वुमेन, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लॉन्च किए, जिसके तहत अंडर विच वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन रजिस्टर्ड एज ऑन 31 अक्टूबर 1988। हमने एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पढ़ा, वो कब था, 1955। और यहाँ पे वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो कब है, 1988। याद रखना है आपको डेट्स।
ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, और आप जब एग्जामिनेशन में डेट वाइज यदि कोई पॉइंट मेंशन करते हैं तो इट इज वेरी नाइस कि आपको डाटा पता है। ठीक है, आगे बढ़ें। इसका मेन उद्देश्य क्या है वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का? तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वुमेन फॉर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, दैट मीन्स एक तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करना वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए। देन फाइनेंशियली असिस्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रमोट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, उनको प्रमोट करना कि वो अपना प्रोडक्ट जो है बेच पाए। यदि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास टारगेट कस्टमर्स नहीं है जो उनके गुड्स खरीद पाए, तो वहां तक कस्टमर ओरिएंटेड तक उनको पहुंचाना, ये इस कॉर्पोरेशन का उद्देश्य है। वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि सेल्स, परचेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि हम देखते हैं जो आर्टिशन वर्क रहता है, होममेड, है ना, तो ये इसका जो है बहुत छोटे लेवल पे विलेजेस में ये काम होते हैं, है ना। तो उनको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल तक ले जाना, उस प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट करवाना, ये काम जो है इस कॉर्पोरेशन का होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वुमेन्स को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे जो है वो एम्पावर हो सके और अपना काम जो है बेहतर कर सके। तो दोस्तों, ये है हमारा वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एमपी में जिसका गठन हुआ है, जिसका ये मेन उद्देश्य है कि वुमेन्स को सोशली अपलिफ्ट करना, एंटरप्रेन्योर फील्ड में इन्वॉल्व करना, ताकि जो है दे कैन डू अ गुड बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, अब जो है हम इसी को ही देखें कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स जो है एमपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाई गई है। लेट अस सी कि ये कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ग्राम स्कीम, सर्व शक्ति प्रोजेक्ट, महिला स्वयं सिद्ध योजना, समर्थ योजना, ममत्व फेयर। अब इनका उद्देश्य क्या है, लेट अस सी। जैसे कि ग्रामा स्कीम, इसका मेन काम ये होता है कि ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करे, किनको? रूरल वुमेन को एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल बिजनेस पे, जो विलेजेस में, रूरल एरियाज में छोटे लेवल पे वुमेन्स काम करती हैं स्मॉल स्केल लेवल पे, उनको वर्किंग कैपिटल यानी छोटे समय का अमाउंट, कि हाँ आप आपका प्रोडक्ट बना लो, हम आपको पैसे दे देते हैं, फिर उससे सेल्स से जो आप कमाओगे फिर आप हमें रिटर्न कर देना, है ना। तो प्रॉफिट वो रख लेंगे और उनको रिटर्न कर दो। इस तरीके से वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य है। वहीं सर्व शक्ति प्रोजेक्ट को देखें तो ये हेल्प करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फॉर्म करने में, कि कुछ महिलाएं साथ में मिलके जो है काम करें, उसमें जो है इसका मेन मोटिव रहता है। देन महिला स्वयं सिद्ध योजना, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन, वुमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, उसमें जो है ये योजना जो है हेल्प करती है। ओके, देन समर्थ योजना, लाइवलीहुड बिजनेस असिस्टेंस फॉर डिवोर्सी, विडोड एंड अबेंडेंट वुमेन। ऐसी वुमेन जो कि अर्ली एज में या तो डिवोर्सी, विडो या अबेंडेंट है, तो वो जो है अपना जीवन चलाने के लिए, निर्वाह करने के लिए लाइवलीहुड बिजनेस असिस्टेंस यानी उनको फाइनेंशियली हेल्प करना कि वो अपना बिजनेस जो है चला पाए। देन ममत्व फेयर, एक तरीके का एग्जीबिशन या सेल्स लगाना, किसकी? आइटम्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आइटम्स बनाते हैं उसका एग्जीबिशन या फेयर लगाना, ताकि उनके प्रोडक्ट जो हैं बिक पाए। ये जो है हेल्प करता है एमपी वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, जैसे कि बहुत से गृह उद्योग हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, तो उनको बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो ये कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए गए हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ एमपी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। कौन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है और उनका क्या उद्देश्य है? लेट अस सी। तो सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसको कहते हैं PMES। तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि यूथ्स को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ऐसे यूथ जो कि एजुकेटेड हैं बट उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको जो है एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना जो है इसका मेन उद्देश्य था। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूथ इन एस्टेब्लिशिंग देयर ऑन बिजनेस वेंचर्स सच एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एनी ट्रेड और सर्विस यूनिट। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि एजुकेटेड हैं और वो चाहते हैं कि अपना स्मॉल स्केल बिजनेस या फिर
कोई ट्रेड या फिर कोई सर्विस सेक्टर में जो है कुछ करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना इस स्कीम का मेन उद्देश्य था। अब ये स्कीम आई कब थी? तो इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन मेन 2 अक्टूबर 1993, गांधी जयंती के दिन जो है ये ऑपरेशनल हुई थी, स्टार्ट हुई थी। अनाउंस जो है पहले कर दिया गया था 15 अगस्त पे 1993 में। आपको ऑब्जेक्टिव आता है कि कब ऑपरेशनल हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में एंड अनाउंसमेंट वाज ऑन 15 अगस्त। ओके, देन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि हम इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? तो पर्सन शुड बी मिनिमम 10th पास है, यदि आप कम से कम 10th पास होना चाहिए। एज बिटवीन 18 टू 35 ईयर्स होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मोर देन 24,000 एनुअली। यदि आपकी फैमिली की इनकम यानी जितने भी मेंबर्स अर्न करने वाले हैं उनकी इनकम 24,000 मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो भी सालाना। ईयरली 24,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। एप्लीकेंट शुड बी एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, और ये भी होना चाहिए कि एप्लीकेंट जो है एजुकेटेड यानी 10th पास होना चाहिए कम से कम, और अनएम्प्लॉयड होना चाहिए यानी वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अब बात करें यदि हम नेचर ऑफ असिस्टेंस यानी किस तरीके की मदद की जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिलैक्स्ड नॉर्म पे चलेगा। जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से समय समय पे जो चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे आप आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, स्टार्ट कर सकें अपना उद्योग, तो वो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन जो है, वो लोन जो है आपको, अगर कोई एक यूथ कुछ ट्रेड या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो उसको 1 लाख रुपीज तक जो है लोन दिया जाएगा मैक्सिमम। लेकिन दो यूथ साथ में मिलकर यदि कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनको लोन जो है 2 लाख रुपीज तक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि गवर्नमेंट जो है, यदि हम इस स्कीम का फायदा लेते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडी भी देगी। यदि हम लोन ले रहे हैं तो 10% तक जो है आपको लोन पे सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसे कहते हैं PMES। अब ऐसी ही दूसरी स्कीम है, लेट अस सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये जो है रोजगार योजना है किसके लिए? शहरी के लिए। तो लेट अस सी इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अर्बन पुअर फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर on self-employment ventures and to build up productive assets for salaried employment generation। ऐसे लोगों को जो कि अर्बन पुअर हैं यानी अर्बन एरिया में रहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो यदि वो अपना एम्प्लॉयमेंट वेंचर खोलना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, यानी ये शहर के लोगों के लिए रोजगार योजना है। ये स्टेब्लिश कब हुई थी? 1 दिसंबर 1997 में ये आई थी। और नेचर ऑफ असिस्टेंस की यदि हम बात करें कि किस तरीके से हेल्प की जाएगी, तो सेंटर एंड स्टेट का रेशियो है जो ये लोन प्रोवाइड करवाएंगे, तो जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75% हिस्सा देगी और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है लोन का हिस्सा देगी। दिस काइंड ऑफ हेल्प जो है वो करेंगे। अब दोस्तों, जैसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऐसे ही ग्रामीण के लिए भी योजना आई है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, यानी ये पुअर, ऐसे पुअर जो कि रूरल एरियाज में डेवलप हैं उनके लिए। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? दैट इज ऑन द 1 अप्रैल 1999, यानी इसके 2 साल बाद 1997 में शहरी आई थी, फिर जो है रूरल के लिए जो है कौन सी आई थी? 1999। यानी इसके ऑब्जेक्टिव में आपको सेम यही ऑब्जेक्टिव लिखना है, लेकिन यहाँ पे अर्बन पुअर के बदले क्या लिखना रहेगा? रूरल पुअर। ये रूरल एरियाज के लिए लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था। और इसमें भी नेचर ऑफ असिस्टेंस जो है सेम है कि सेंटर जो है 75% हिस्सा देगी फाइनेंशियल असिस्टेंस में और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, जो कि नाम से ही हमें क्लियर है कि रानी दुर्गावती यदि लिखा है तो ये योजना कहाँ की होगी? इट इज ऑफ MP। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? स्टार्टेड बाय MP गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। ये मेन जो रोजगार योजना है ये ST SC कैटेगरी के लोगों के लिए है। ऐसे पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं और ST SC कैटेगरी में आते हैं, तो उनको जो है
इस योजना का फायदा मिल सकता है। इट प्रोवाइड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केटिंग, नेटवर्क सेटअप। यानी किस तरीके की मदद मिलेगी इनको, तो इनको हेल्प मिल सकती है कि सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री का सिलेक्शन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड यदि कुछ इशू आता है तो वो भी, एंड कुछ नेटवर्क सेटअप कुछ भी इशू आता है तो वो आपकी मदद करेंगे। बट इसका मेन ये है कि आप ST/SC कैटेगरी के होने चाहिए। कब आई थी? 1 अप्रैल 2003, यानी लगभग 20 साल पहले की बात हम बोले कि ये रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना जो है आई थी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी ये बोलती है कि ST/SC कैटेगरी होनी चाहिए सबसे पहली, डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट जो है आपको सबमिट करना रहेगा। अ सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड इशूड बाय एन ऑफिसर ऑफ डिविजनल रेवेन्यू लेवल का ऑफिसर से साइन करवा के जो है आपको वो सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा इस योजना के तहत। और इसमें एज लिमिट जो है दैट इज 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट है, और 8th क्लास पास जो है उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। मतलब मिनिमम आप 8th क्लास पास हैं और उससे ज्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, दिस इज द एलिजिबिलिटी। अब किस तरीके की मदद आपको मिलेगी, नेचर ऑफ असिस्टेंस यदि हम बात करें तो एलिजिबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको जो है इसमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। जैसे कि हमने ये देखा कि इंडस्ट्री सेटअप करने में, ट्रेनिंग में, फाइनेंशियल मार्केटिंग या करने में। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहे फिर आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कोई इकोनॉमिक सर्विस दे रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज दीनदयाल स्वरोजगार योजना। अब इसका क्या उद्देश्य था, तो जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना वेंचर स्टार्ट करना है उसकी मदद ये फाइनेंशियली लोन देकर करते हैं दीनदयाल योजना। ऑब्जेक्टिव देखें यदि इनका, तो टू प्रोवाइड लोन थ्रू बैंक्स टू प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। यदि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर स्टार्ट करना है तो ये आपको क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इनकी एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो डोमिसाइल होना चाहिए, आप मध्य प्रदेश के रहवासी होना चाहिए, एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए, 10th पास या फिर कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपका ITI से। और उसके बाद देखें तो फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख से ज्यादा जो है आपकी फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया होना चाहिए, तो जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं दीनदयाल स्वरोजगार योजना के तहत। अब किस तरीके की मदद की जाएगी, नेचर ऑफ असिस्टेंस की यदि हम बात करें, यदि आप कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर डालते हैं, उसमें कुछ बिजनेस करते हैं तो 10% ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहेगा, यानी जितने में भी आप वो बिजनेस करेंगे उसका 10% तक का लोन जो है ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे सब्जेक्ट टू, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है 40,000 तक ही ये आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे मैक्सिमम। और यदि आप ग्रेजुएट हैं या हायर क्वालिफिकेशंस हैं आपके पास तो उसकी लिमिट जो है मैक्सिमम 50,000 जो है लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो 7.5% ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15,000 रुपीज। ओके, यदि आप सर्विस सेक्टर के लिए यदि कुछ काम कर रहे हैं तो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी रहेगा तो उसका 7.5% लोन आपको मिलेगा, मैक्सिमम 15,000। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट या हायर क्वालिफिकेशन अचीव करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, दैट इज 25,000। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ असिस्टेंस है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है किनको, वुमेन एप्लीकेंट्स को, और वुमेन एप्लीकेंट्स और ट्रेन्ड फ्रॉम ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एप्लीकेंट्स कंप्लीटेड EDP। ऐसे एप्लीकेंट्स जो कि या तो वुमेन एप्लीकेंट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी या फिर आपने ITI से डिप्लोमा या कुछ सर्टिफिकेट है आपको वो, या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आपने कुछ डिग्री या कुछ डिप्लोमा किया है उन लोगों को। इसके अलावा आपने EDP कंप्लीट किया है, दैट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमने यूनिट 4th में पढ़ा है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो उन लोगों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है इन द दीनदयाल स्वरोजगार योजना। अब इसमें जब ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर लेते हैं तो इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है आपको, दैट विल बी गिवन to the selected candidates are given training for 10 to 15 days।
यानी ट्रेनिंग दी जाती है कितने दिनों के लिए, 10 से 15 दिनों के लिए दी जाती है बाय डीआईसी और एमपी कमीशन। डीआईसी यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, या एमपी यानी स्टेट लेवल कमीशन के द्वारा जो है आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये आती है दीनदयाल स्वरोजगार योजना के तरफ। यस दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने वेरियस स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हमने देखा, और इसको जो है हमने बहुत ही रिफाइंड वे में देखा है ताकि इजिली आपको जो है याद हो पाए, क्योंकि डिफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो ही हमको याद होता है, नहीं तो इतनी सारी स्कीम्स है तो कितना आप याद रखोगे, है ना। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली सभी स्कीम्स आपको याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी इन 1991 of Government of India and give your comments on the pictures of new industrial policy। अब नई इंडस्ट्री पॉलिसी की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी कि इंडस्ट्रीज को जो है रिलैक्सेशन देना। तो उसके तहत जो है इन द ईयर 1991 जो है एलपीजी पॉलिसी जो है आई थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म जो है, एल का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, ओके, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, दिस इज एल, दिस इज पी एंड दिस इज जी। अब इसका उद्देश्य ये था लिबरलाइजेशन का कि जो भी ऐसे एरिया हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड हैं कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उनको जो है रिलैक्स करना, रेस्ट्रिक्शंस हटाना, ताकि जो है बिजनेस और ज्यादा बढ़ सके। प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य ये था कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज जो हैं अपनी मनमानी करते थे, है ना, और मोनोपोली चलाते थे, तो बहुत सारे सेक्टर्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री दे देना, अलाउ कर देना कि आप प्राइवेट सेक्टर भी उनमें काम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है एरिया में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मेन उद्देश्य ये था कि पूरे वर्ल्ड के साथ जो है हम बिजनेस वे में कनेक्ट हो पाए, ये उसका मेन उद्देश्य था। और ये 1991 में जो है मिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है ये पॉलिसी जो है लाई गई थी। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, और नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार थी, और कुछ समय के बाद वो चेंज भी हो गए थे। ठीक है, अब इस नई जो पॉलिसी आई है इसके क्या फीचर्स हैं, लेट अस सी फीचर्स ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी। सबसे पहले इसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट यदि हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, बिल्कुल बहुत ज्यादा जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाना, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना, ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रीज जो हैं कंट्री में बढ़ सके। फिर आगे यदि हम बात करें तो उसमें एक फीचर ये है कि न्यू शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अलग लेवल पे क्लासिफाई किया गया है, उसके लिए शेड्यूल्स बनाए गए थे। जैसे कि पहले शेड्यूल में ये बात की गई थी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि पब्लिक सेक्टर में है, ओके, उनके ऊपर बहुत सारे लाइसेंसिंग सिस्टम थे। अब ऐसा कर दिया उन्होंने कि सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए पब्लिक सेक्टर को रिजर्व किया है, बाकी सभी लोग जो है प्राइवेट पार्टनर्स भी जो हैं उसमें काम कर सकते हैं। अब ये 8 कैसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि रेलवे जो कि अभी भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, कोल हो गया, ऑटोमिक एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गए, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ही सिर्फ गवर्नमेंटली 8 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्वेशन दी गई है कि वो पब्लिक लेवल पे यानी गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, बाकी सब में जो है प्राइवेट का इंटरवेंशन रहेगा। पहले ये बहुत ज्यादा था। फिर इसी का ही एक सेकेंड शेड्यूल आता है जो ये बोलता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही डेंजरस थी, तो उनके लिए लाइसेंस की जो बात है वो कही गई है कि लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया है, और सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। जैसे कि पेट्रोल सेक्टर बोले हम, अल्कोहल बोले, शुगर बोले, ओके, इस तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, बाकी सबके लिए लाइसेंसिंग की पॉलिसी जो है खत्म कर दी गई थी। फिर इसी में एक थर्ड शेड्यूल बनाया गया था जिसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, फॉरेन वेंचर्स हों हमारी कंट्री में, और इसके लिए एफडीआई जो है 51% तक जो है अलाउ किया गया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, दैट इज अप टू 51%। तो ये कुछ शेड्यूल्स बनाए गए थे जिसमें इंडस्ट्रीज को नए तरीके से क्लासिफाई किया गया था। ठीक है,
अब बढ़े हम आगे, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, जैसे कि अभी हमने बात की कि लाइसेंसिंग सिस्टम को जो है अबॉलिश किया गया था। 18 इंडस्ट्रीज जो है रिजर्व की गई हैं कि जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, बाकी सबके लिए जो है लाइसेंस हटा दिया गया है। जैसे कि कोल वगैरह के लिए आज भी आपको लाइसेंस जो है जरूरी है। ठीक है, फिर पॉलिसी अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया था क्योंकि इनको तो और ज्यादा बढ़ावा देना था। फिर पॉलिसी फॉर पब्लिक एंटरप्राइज, ये की थी कि जो मोनोपोली चल रही थी पब्लिक एंटरप्राइज की, उसको जो है खत्म करना, ये इनका मकसद था कि मोनोपोली पे काम नहीं करें। और पब्लिक एंटरप्राइज के पास पैसे कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए या कोई दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से। ठीक है, फिर जो है अमेंडमेंट इन मोनोपोली एक्ट, एक मोनोपोली एक्ट है जिसे कहते हैं MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें जो है जो मोनोपोली रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें रिलैक्सेशन किया गया है कि जो है बहुत लेवल तक जो है मोनोपोली नहीं होगी। ट्रेड एंड ट्रेड जब भी होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज फेयर होना चाहिए, उसमें मोनोपोली के बेसिस पे जो है डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट हुआ था इन द मोनोपोली एक्ट। ठीक है, फॉरेन कैपिटल एंड असिस्टेंस, यदि फॉरेन कैपिटल एंड असिस्टेंस की बात करें तो ये जो हमने थर्ड शेड्यूल में बात की कि 51% जो है फॉरेन कैपिटल हमारी कंट्री में बढ़े, तो वो किस तरीके से बढ़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो FDI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो वेज चालू किए गए थे जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल आ सके। तो ये जो है कुछ फीचर्स हैं दैट इज ऑफ द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो 1991 में आई थी। ठीक है, कुल मिला के इसके उद्देश्य की बात करें तो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन जो है उसको हटाना, और प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री देना, और फॉरेन करेंसी को जो है एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना हमारी कंट्री में, ये उसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंसेंटिव्स और एंड सब्सिडीज। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं या सब्सिडीज क्या होती हैं, लेट अस सी। एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एन एक्शन। इंसेंटिव एक तरीके का मोटिवेशन फैक्टर है जो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो अपनी एक्शंस जो हैं परफॉर्म करें, यानी अपना काम करें। द स्टडी ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज द सेंट्रल स्टडी सेंटर टू स्टडी ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यदि हमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हर पहलू को समझना पड़ेगा। It is motivational force for an entrepreneur. Okay, it includes concession, subsidies, bonus. Incentive can be financial or non-financial. Incentive या तो financial way में भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली भी हो सकता है। अब इसमें इंसेंटिव की यदि हम बात करें तो एक तरीके का क्या है, रिलैक्सेशन देना। वो उसका वे हो सकता है या तो आपको कंसेशन दे दिया, आपके अमाउंट को डिडक्ट कर दिया, या फिर आपको किसी तरीके का बोनस मिल जाए, या फिर उसमें सब्सिडी आ जाए, जो कि अभी हम देखेंगे सब्सिडी क्या होती है। ठीक है, तो इंसेंटिव फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो इंसेंटिव की, यदि आपको लाइसेंस लेना है ना, आपके बिजनेस के लिए कुछ लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाना है या लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, तो गवर्नमेंट ने एक नॉर्म ले आया कि यदि आप इस पर्टिकुलर मंथ में रिन्यू करवाते हैं या लाइसेंस को रजिस्टर करवाते हैं तो आपके जो है जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो जो है बिल्कुल निल रहेगी। ये तरीका हो सकता है, इससे ये क्या हो गया, आपको कंसेशन मिल गया कि आपको फ्री में, आपको जो है जिस काम में आपको पैसे लग रहे थे उसमें अब आपको एक इंसेंटिव मिल गया कि आपको फ्री में वो काम हो रहा है। दूसरा ये भी कर सकती है कि जो फीस लग रही है उसको जो है 5000 थी, यदि आप इस मंथ में उसको पे करते हैं तो हम जो है आपको वो 3000 रुपीज में फीस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। यानी एक तरीके का कंसेशन रिडक्शन इन द अमाउंट कर दिया, पहले जो आपको ज्यादा देना पड़ रहा था वो अब कम। ऐसे ही टैक्स इंसेंटिव, टैक्स में कुछ छूट दे दी, ये भी एक तरीके का इंसेंटिव है। ठीक है, अब इंसेंटिव जो है एक बड़ा रूप है रिलैक्सेशन का, इसमें बोनस आ सकता है, टैक्स रिलैक्सेशन आ सकता है, सब्सिडी आ सकती है। अब सब्सिडीज क्या होती हैं वो देखें हम। सब्सिडी इज अ बेनिफिट गिवन टू एन इंडिविजुअल, बिजनेस और इंस्टीट्यूशन यूजली बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट के द्वारा कोई बेनिफिट दिया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, बिजनेस हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसको इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट और टैक्स रिडक्शन। ये या तो कैश पेमेंट के फॉर्म में होगी या टैक्स रिडक्शन के फॉर्म में होगी। द सब्सिडी इज टिपिकली गिवन टू रिमूव सम टाइप ऑफ बर्डन, कुछ बर्डन आपके हिस्से का कम हो जाए उस, यानी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोले या सर्विस बोले, उसकी जो भी फीस है या जो भी अमाउंट है उसका रुपया तो उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट आपसे जो है कम चार्ज करती है और बाकी का अमाउंट जो है गवर्नमेंट खुद ही पे करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें गैस सब्सिडी, है ना, तो हमें गैस सिलेंडर जो अवेलेबल होता है, जिस रेट पे अवेलेबल होता है वो सब्सिडाइज रेट रहता है, उसमें कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट अपना डाल देती है, यानी एक तरीके का हमको डिस्काउंट दे देती है गवर्नमेंट, है ना। तो ये होता है सब्सिडी, एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो है सब्सिडी दी जाती है, गिवन टू प्रमोट सोशल गुड और एन इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, तो एक तरीके से सोशल अपलिफ्टमेंट हो, डेवलपमेंट हो कि बहुत महंगी चीज है तो उसको रिलैक्स कर देना, तो गवर्नमेंट जो है खुद की तरफ से जो है पैसा डाल देती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसकी प्राइस उतनी ही रहती है, बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में दो जनों के पैसे जाते हैं, एक सब्सिडाइज प्राइस जो कि गवर्नमेंट डालती है और दूसरा वो इंडिविजुअल डालता है, जैसे कि गैस सब्सिडी। दूसरा हम देखें पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जिस रेट पे हमें अवेलेबल होता है, क्या वो एक्चुअल रेट होता है? नहीं, पेट्रोल उससे भी महंगा होता है और गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडाइज रेट पे जो है वो अवेलेबल करवाती है। तो ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा यूनिट 5 जो है खत्म होता है, जिसमें हमने अलग अलग कॉरपोरेशन जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हैं या ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, बिजनेस बेसिस पे वो आगे बढ़ सके, और फिर हमने देखा इंसेंटिव एंड सब्सिडीज। तो यहाँ पे जो है हमारा टैक्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का चैप्टर जो है फिनिश होता है, और यहीं पे हमारी 5 यूनिट्स का रिवीजन भी फिनिश होता है। विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन।